दोस्तों इस वीडियो में हम रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को दो कैटेगरी वाले लोग देखेंगे। पहली कैटेगरी जिसको रामा स्टील ट्यूब्स के अंदर इंटरेस्ट है एंड उन्होंने इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली इन्वेस्ट भी किया है, सो उनके लिए हम एंड ऑफ द वीडियो के अंदर टारगेट जानने की कोशिश करेंगे। आई नो कि इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभी इसका करंट मार्केट प्राइस तो 400 दिखाया जा रहा है एंट्री प्राइस, एंड इसका टारगेट 1000 दिखाया जा रहा है, एंड वो भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में। सो 100% रिटर्न्स के लिए एक लालची गिरी करना, क्या वो सही चीज रहेगी? दोस्तों वैसे हम स्टॉक मार्केट में क्यों आए हैं? पैसे बनाने के लिए आए हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए आए हैं। सो लालच बुरी बला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल हम उस पर बिना देखे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम बिना देखे खाली उसके स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब वो बुरी बला बन जाती है। अगर हमने अच्छे से रिसर्च किए तो वो सही हमें मल्टीप्लाई करके देगी। और दूसरी ऑडियंस वो है जो हमारी रेगुलर ऑडियंस है, उन्हें भी पता चलना चाहिए, जो हमारी रेगुलर ऑडियंस है, आप ही से बात कर रहा हूँ, कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के अंदर हाल ही में पिछले एक महीने के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई है। प्लस आपको 5-6 दिन से है ना सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में मीम्स बन रहे हैं, इसके टारगेट्स दे रहे हैं। तो वो हमने इंस्टा स्क्रॉल किया तो पता चला कि इतने सारे लोगों ने खाली रामा स्टील के बारे में डाला है, एंड वो भी बड़े बड़े लोगों ने। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर एक एनालिसिस करनी थी। सो वो वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। सो रामा स्टील लिमिटेड की पहली बात तो बात करें, सो आपको दिख रहा है पिछले एक महीने में भी नहीं, पिछले 10 दिन के अंदर अंदर जो स्टॉक में मूवमेंट आई है वो पिछले एक साल में भी नहीं आई है। अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो कोविड के टाइम पे भी आपको इतनी बड़ी मूवमेंट आते हुए देखने नहीं मिली थी। कोविड कब आया था वो आपकी स्क्रीन के सामने है, और आपको पता है कोविड आने के बाद सारे स्टॉक्स एक रफ्तार से ऊपर गए, बट ये स्टॉक एक ही रेंज के अंदर था। और वो रेंज के अंदर भी अगर आपको मैं बताता चलूं, सो वो रेंज के अंदर आप देख सकते हो उसी रेंज के अंदर एक बार पैसा डबल हो गया, एंड फिर बाद में एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना चालू किया। फिर एक लंबे समय के बाद फिर से एक लंबी सी मूव आई, पैसा डबल हो गया, एंड फिर से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना चालू किया। अभी फिर से इसके अंदर मूव आ रही है, और अगर आपने इस टॉप लेवल पर इस स्टॉक को पकड़ लिया एंड इस टॉप लेवल पर स्टॉक को पकड़कर आप बैठ गए, और आपने एक दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, और फिर बाद में आपने एक महीना वेट कर दिया, बट स्टॉक ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो वैसा भी हो सकता है, क्योंकि आप पहले से ही देख सकते हो कि पहले वो एक अच्छी मूव देता है एंड देन वो रेंज बाउंड हो जाता है। तो अभी क्या इसके अंदर एंट्री करना सही होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या इसके जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं एकदम 1000 के, क्या वो अचीव होते हुए हमें देखने मिलेंगे या नहीं। दोस्तों जो पहला पैरामीटर रहता है, हमें गाइड टू इन्वेस्टिंग के अंदर भी बताया गया है, प्लस आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो हमारे वॉरेन बफे जी के गुरु ने बनाई थी बुक, उसके ऊपर भी आपको पता है कि सबसे पहला तो क्राइटेरिया है कि वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना चाहिए, एंड पिछले 2 से 3 साल के अंदर स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मूव आई है, बट इसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी दिख रही है, जो एक चिंतादायक बात है। सो उसको आपको देख लेना है। अगर आपने इधर इन्वेस्ट किया होता तो आपको एक लंबा समय लगता होल्ड करने के लिए, फिर बाद में एक लंबा समय लगता रिकवर करने के लिए। और अगर आपने इस टाइम पर भी लिया होता ना 2 साल पहले एकदम टॉप लेवल पे, तो अभी भी आप कुछ खास प्रॉफिट में नहीं बैठे होते, अराउंड 53% के प्रॉफिट में बैठे होते, जो 3 से 4 साल लगेंगे आपको 53% के प्रॉफिट पे। तो वो एक ज्यादा हार्ड चीज हो जाती है। प्लस अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल के अंदर इसके अंदर मूवमेंट क्यों आ रही है, बिकॉज इन्हें एक बड़ा ये प्रोजेक्ट मिला है। अगर आप देखोगे तो ये स्टील की कंपनी है, एंड स्टील की कंपनी होते हुए यूपीपीसीएल, तो ये यूपी की जो कंपनी है उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल, उनकी तरफ से इन्हें एक ऑर्डर मिला है, जिसके कारण इसके स्टॉक प्राइस के अंदर मूवमेंट आनी थी। प्लस अगर आप देखोगे सो ब्रिकवर्क ने इनकी रेटिंग, लॉन्ग टर्म की रेटिंग अच्छी कर दी है, जिसके कारण जो ये बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव रेटिंग लेकर चलेंगे, क्योंकि एक बार उनको पता चल गया ना कि लॉन्ग टर्म में इसकी रेटिंग पॉजिटिव है, तो उनको एक भरोसा हो जाता है, एंड फिर बाद में वो इसके अंदर होल्ड कर लेंगे। तो ये एक और एक चीज हो गई। एंड थर्ड चीज ये हो गई कि रामा स्टील लिमिटेड
रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड एक्चुअली अनाउंसेस कैपेसिटी एक्सपेंशन। मतलब उन्होंने सबसे पहले तो हमें बताया कि इसकी रेटिंग बढ़ चुकी है, सेकेंडली इन्हें एक ऑर्डर मिला है, थर्डली ये खुद बता रहे हैं कि अभी ये अपना एक्सपांशन करेंगे, और वो भी कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर खोपोली प्लांट के अंदर 30,000 MT का। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात हो जाती है स्टॉक के लिए, कंपनी के लिए भी। तो दोस्तों 3 चीजें लगातार स्टॉक के अंदर हुई है, इसीलिए स्टॉक के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट आया है। बट क्वेश्चन तो यही हो जाता है ना कि क्या अभी हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड सेकंड क्वेश्चन कि क्या ये आने वाले टाइम में 1000 के लेवल को टच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो दोस्तों ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई, सारी न्यूज बेस्ड थिंग्स, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना है तो लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो आ जाती है इसके फंडामेंटल्स। एंड फंडामेंटल्स पर अगर हम नजर डालें तो बहुत छोटी कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया एकदम ही छोटी कंपनी है, प्लस स्टॉक का पीई रेशियो अगर आप देखोगे तो 72 है, जो एक लिटिल हाई ओवर बॉट जोन की कैटेगरी के ऊपर आता हुआ हमें दिख रहा है। सो ये एक चिंतादायक विषय हो सकता है कि ओवर बॉट जोन की कैटेगरी पर इतना हाई पी पर क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट फिर भी हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, फेस वैल्यू 5 की है, मतलब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको स्प्लिट मिलने की चांसेस है अगर कंपनी अनाउंस करती है तो। और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो कंपनी के अंदर ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी प्रोज तो नहीं है, लेकिन कॉन्स आपको भर भर के देखने मिल जाएंगे। सबसे पहले तो उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा ही ट्रेड कर रहा है, जो आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अंदर बताया गया था कि बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करेगा तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी होगी। लेकिन फिर भी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तरफ से सोच रहे हो तो हम सेकंड वाले कॉन पे चले जाएंगे कि कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट कर रही है बट वो डिविडेंड नहीं पे कर रही है। चलिए ये भी एक नॉर्मल है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। बट अगर हम थर्ड कॉन की बात करें तो इसका सेल्स भी कुछ अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुई है। सो जो सेल्स की ग्रो है वो अराउंड 8% की है, जो कम मानी जाती है पिछले 5 साल के एवरेज के मुकाबले। प्लस अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो भी कम है। अगर आप पिछले 5 साल का 3 साल का डेटा देखोगे तो पिछले 3 साल में स्टॉक ने इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं किया है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया। प्लस आपको जैसे कि पता है कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, उसकी वजह से ये एकदम टॉप पर नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो सेक्टर लीडर स्टॉक है वो इसके अंदर रत्नामी मेटल्स है। तो रत्नामी मेटल्स इसका सेक्टर लीडर है और मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज। अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी खाली 5-6 करोड़ के आस उसके ऊपर आता हुआ देखने नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज कंपनी अगर सेल्स कर भी रही है, पहले तो हमने देखा कि सेल्स कम है और सेल्स की में ग्रोथ भी नहीं है, लेकिन अगर सेल्स कर रही है तो सेल्स के साथ साथ वो इतना एक्सपेंसेस कर रही है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही इतना नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको अच्छा खासा सेटिस्फाई होता हुआ देखने नहीं मिलता है। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी 4 से 5 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने मिलता है। अगर आप देखोगे इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग, सो प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप अराउंड 62% की है। एफआईआईज और डीआईआईज इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, और इसके अंदर एक सुपर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर के अंदर कम कर दिया, जो हम अभी आने वाले टाइम में देखेंगे। अगर आप देखो यहाँ पर तो अराउंड ये प्रमोटर्स के पास 62% शेयर है, जो एक डिसेंट सी होल्डिंग मानी जाती है। बट उसी के साथ साथ एफआईआईज और डीआईआईज के ना इंटरेस्ट के कारण आपको पब्लिक के पास 37% की होल्डिंग देखने मिलती है, जिसके कारण पब्लिक के अंदर कोई भी एक बड़ा ऑपरेटर इसके अंदर इस स्टॉक को ऑपरेट कर सकता है। एंड डेफिनेटली कोई ना कोई तो ऑपरेटर होगा ही इस स्टॉक का, एंड यू कहूँ तो ऑपरेटर्स होंगे, बट फिर भी आपको जानना है कि लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए। सो एक बात कहनी थी आपको यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म जो बोरिंग्स है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हाल ही में कंपनी ने बढ़ाई है, एंड वो हमें उभर कर भी आता है। अगर आप देखोगे 11 करोड़ की थी, फिर बाद में 9 करोड़ की हो गई, फिर 10 करोड़ की, फिर 11 करोड़ की, फिर अगर आप देखोगे ये लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको 24 करोड़ की आते हुए देखने मिली। आपको 15 करोड़ के ऊपर तो कभी इसकी बोरिंग्स लॉन्ग टर्म गई नहीं, और सीधा इन्होंने 24 करोड़ की बोरिंग कर दी। सीधा निकल कर आता है कि इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरिंग इसीलिए की क्योंकि इन्हें एक्सपेंशन करना है। तो खैर इसके ऊपर तो हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, ये हमें साफ साफ सी चीजें दिख रही है। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग तो चलिए 49 करोड़ है, जो अभी ये चलती रहती है, अभी आएगी तो कभी जाएगी, तो उसको छोड़ देते हैं हम। और अगर हम देखें इस स्टॉक के बारे में, तो आपको नॉर्मली जो स्टॉक का परफॉर्मेंस दिख रहा है वो परफॉर्मेंस वाइज रेवेन्यू के अंदर अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखो तो रेवेन्यू के अंदर इतनी कोई आपको अच्छी ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है। 2017 में आपको 250 करोड़ की देखने मिल रही थी, और वही चीज आपको 2021 में डबल होते हुए देखने मिली है, डबल से कम होते हुए देखने मिली है।
470 करोड़। तो दोस्तों इतनी कुछ खास ग्रोथ नहीं है, आपको दिख रहा है ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। हाँ, ये कोविड की वजह से कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये जनरल इतनी ज्यादा ग्रोथ अच्छी देखने नहीं मिल रही है। अगर आप नेट प्रॉफिट वाइज देखोगे तो नेट प्रॉफिट में कोविड के टाइम पे तो इसको ये नेगेटिविटी आ गई थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखो सो 2017 में जो इन्हें प्रॉफिट हो रहा था वही प्रॉफिट आपको 2021 में भी होते हुए देखने मिल रहा है। एंड इवन आफ्टर द राइजिंग प्राइस ऑफ द मेटल्स, प्लस इवन आफ्टर द राइजिंग बिजनेस इन द मेटल सेक्टर एंड द स्टील सेक्टर स्पेशली, रेवेन्यू के अंदर हमें थोड़ी ग्रोथ देखने मिल रही है। हमें अगर इसको नॉर्मली ये कोविड को हटा देना तो बेसिकली आप देखो तो इसके अंदर स्टॉक के अंदर रेवेन्यू के अंदर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ग्रोथ हो रही है, कम तो नहीं हो रही है, लेकिन नॉर्मली एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ से थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ हो रही है, बट एक्सपेंसेस के कारण आपको नेट प्रॉफिट के अंदर पॉजिटिविटी जरा भी देखने नहीं मिल रही है। प्लस उसके सामने ही डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो आपको एक टाइम पर तो 1 के ऊपर भी जाता हुआ देखने मिला था, लेकिन अभी आपको थोड़ा कंट्रोल में डेट टू इक्विटी रेशियो आता हुआ देखने मिल रहा है। प्लस अगर हम थोड़े लोगों की माने तो देखते हैं लोग क्या चाहते हैं। 92% लोग बोल रहे हैं बाय करने के लिए, इसीलिए तो मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो सारी कंफ्यूजन निकल जाए। सारी चीजें आपके सामने मैं यहाँ पर पेश करके रखूंगा एंड देन यू विल डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए। प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अराउंड मई जून के टाइम पर कई सारे लोगों ने इसके अंदर होल्डिंग बढ़ा दी थी। आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम बढ़ती हुई देखने मिल रही है ना मई और जून के टाइम पे और सितंबर के पहले, तब लोगों ने इसके अंदर वॉल्यूम बनाई। फिर 2 से 3 महीना लोग शांत रहे, इस शांति के टाइम पर कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन फिर बाद में कोई एक बड़ी न्यूज आ गई कि बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने इसकी लॉन्ग टर्म टारगेट बढ़ा दिया है, फिर बाद में ये सारी चीजें हो गई है। तो ये जो आपको लंबी लंबी कैंडल्स बनती हुई देखने मिल रही है वॉल्यूम के अंदर, ये बस इसीलिए देखने मिल रही है बिकॉज इसके अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन आ गया, प्लस वही जो नॉर्मली पार्टिसिपेशन होता है ऑपरेटर्स का वो आता हुआ देखने मिला है। बट जो बड़े बड़े लोग थे ना उन्होंने इसी जगह पर अपना हाथ जमा लिया था एंड एक ही टाइम पर वो इधर प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं करेंगे एंड आपको स्टॉक के अंदर लंबा सा फॉल आता हुआ देखने मिलेगा। तो वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को अभी देखें तो इसके अंदर आपको RSI 84 का देखने मिल रहा है ओवरबॉट की कैटेगरी, एंड मनी फ्लो भी आपको बहुत खास आता हुआ देखने मिल रहा है क्योंकि एक महीने में ही इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। अराउंड 85% के रिटर्न्स एक महीने के अंदर ही दिए हैं। एंड अगर आप हाल ही में देखो तो वॉल्यूम की मात्रा आपको दिख रही है, 3-4 दिन पहले आपको 10, 15, 13 लाख के आसपास की वॉल्यूम भी देखने मिल रही थी, और अभी की वॉल्यूम देखिए धीरे धीरे करके कम हो रही है। अगर आप वॉल्यूम देखो 4 दिन पहले की 10 लाख थी, फिर उसके बाद वॉल्यूम 50% कम हो गई, फिर से 50% कम हो गई, 6 लाख से 3 लाख हो गई, फिर बाद में अभी 3 लाख से यहाँ पर 4 लाख हो गई है। और दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा करके 1 लाख तक भी आएगा एंड 1 लाख के नीचे भी जाएगा एंड फिर अचानक से स्टॉक डंप हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आपको सबसे पहले तो स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बट अगर आपने करके रखा है तो इसके अंदर अभी तो आपको 5% का सर्किट लगता हुआ देखने मिल रहा है, तो इसके अंदर अभी एंट्री लेना वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। प्लस अगर आप देखो तो ये FNO में भी नहीं है, जिसके कारण आपको इसके अंदर जो एग्जिट है वो इतनी ज्यादा लिक्विड नहीं रहेगी। अगर आप देखोगे इसके फिनस्टार की रेटिंग तो आपको ओनरशिप तो थोड़ी स्टेबल हाथों में देखने मिल रही है, अराउंड 3 स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ 5, बट वैल्यूएशन आपको अभी नॉर्मली फेयर देखने मिल रहा है। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द कंसर्न है मेरा वो ये है इसकी एफिशिएंसी इसकी है नहीं, बिकॉज एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है और उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर एक्सपेंसेस पे कंट्रोल आ गया किसी तो कंपनी का कुछ हो सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले टाइम में कंपनी दे सकती है। बट अगर आप फाइनेंशियल्स को देखो तो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको वीक फाइनेंशियल्स अभी के टाइम पर फिलहाल तो देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने सारे फाइनेंशियल्स को देखा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ये ग्रोथ वो ग्रोथ, आपको पी रेशियो दिखाया मैंने, पीबी रेशियो दिखाया। पी रेशियो तो आपको इसके अंदर अभी हाल फिलहाल का 83 देखने मिल रहा है, जो बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन की कैटेगरी के ऊपर आता हुआ देखने मिल रहा है। 83 का पी रेशियो मतलब 1 रुपए कमाने के लिए आपको 83 रुपीज देने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। प्लस आप देखो जो सेल्स तो इन्होंने नॉर्मली एक जनरल जो कंपनी रहती है उसकी तरह ग्रो की है, बट वैसे ही उनके मैनेजमेंट ने इससे प्रॉफिट को अच्छी तरह से ग्रो करने का नहीं सोचा है, बिकॉज अभी तक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। प्लस आपको रिटर्न ऑन इक्विटी उसकी वजह से ही कम दिख रहा है,
क्योंकि प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी एकदम अच्छी तरह से कम हो गई है। प्लस अगर आप थोड़ा नीचे जाके देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मिस्टर मधुकर सेठ, इन्होंने 13 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी इसके अंदर, और सितंबर क्वार्टर के अंदर इन्होंने तो अपनी होल्डिंग है ना सेल आउट कर दी। मतलब अराउंड 3-4 महीने पहले ही इन्होंने अपनी होल्डिंग सेल आउट कर दी। इन्होंने इतने टाइम तक इसे होल्ड किया था, तभी तो इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। बट पता नहीं इन्हें ऐसा क्या दिखा जो इन्होंने होल्डिंग बेच दी। और ऐसा कोई अभी सुपर इन्वेस्टर है नहीं जो नोन है एंड उसने इन्वेस्ट किया हो इसके अंदर। मिस्टर मधुकर सेठ अभी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, 2% की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट को 50% के रेट से कम कर दिया इन्होंने। सो कुछ ना कुछ बात तो होगी, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो मुझे तो इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ लगती है। अगर आप फिर भी चाहते हो इसके अंदर अपनी दाव खेलना, तो इसके अंदर आपको अगर एंट्री मिलने का मौका मिलता है तो थोड़ी सी एंट्री कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके अंदर अपना कैपिटल 100 रुपये लगाना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो 100 रुपये में से आपको 20 रुपये पहले लगा देने हैं। और आपको जैसे ही ये अपर सर्किट्स में है तो वो कभी कभी वो नीचे आता है एंड देन अपर सर्किट लगा देता है ना अगेन, तो उसके अंदर आपको 20 रुपये लगाने हैं। एंड फिर जब लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारे तो 2 से 3 दिन अगर लगातार लोअर सर्किट हो जाए तो आपको अपना बाकी का 30% कैपिटल डालना है। प्लस फिर बाद में आपका जो 50% कैपिटल बचा है उसको आपको रहने देना है। जैसे ही ये एक बार अपर सर्किट मारेगा अगेन जब भी उसके अंदर एंट्री का मौका मिलेगा 50% कैपिटल डाल दीजिए। अगर ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करके जाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और प्लस आपको मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये जो 100 रुपये आप डालने वाले हो, जो कैपिटल आप इसके अंदर डालने वाले हो, वो अगर आपके साथ घूम भी हो जाए, वो पूरा खत्म भी हो जाए, तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। मतलब ये जो मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको 100 रुपये दिए, उसके आप अपने कैपिटल के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मतलब इसके लिए जो सेपरेट कैपिटल आपने निकाला है, तो अगर ये 100 रुपये आपने डाले हैं तो ये 100 रुपये अगर पूरे डूब भी जाए ना कल को होके, तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड 100 रुपये 1 साल बाद भी अगर उसकी वैल्यू ना बढ़े तो भी आपको कुछ फर्क ना पड़ना चाहिए। सो ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर चलोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें टेलीग्राम पर तो आ सकते हो और वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि वहां पर फायदा ये होगा कि वहां पर 300 से ज्यादा लोग हैं, तो 300 से ज्यादा लोगों के बाद में वहां पर डिस्कशन करेंगे आप और हम, तो वहां पर कुछ ना कुछ फायदा आपको भी होगा और वहां पर बैठे 300 लोगों को भी होगा। और उनके 300 के 300 रिव्यूज और उनकी माइंडसेट के जो वो सोचते हैं वो आपके माइंडसेट के अंदर आ जाएगा। ये तो एक बात हो गई। लेकिन दोस्तों ये जो रामा स्टील ट्यूब्स है, इस टॉपिक को हमने इंस्टाग्राम से उठाया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर 5 से 6 लोगों को मैंने देखा जो ये रामा स्टील ट्यूब का टारगेट दे रहे हैं एंड कह रहे हैं कि इतने टाइम में ये 1000 पहुंच जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि ये इतने टाइम में 1000 पहुंच जाएगा। हाँ, अगर कैपेबिलिटी रहेगी तो डेफिनेटली पहुंच जाएगा। बट एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी के भी बोलने पर या फिर एक पोस्ट देख लिया आपने सोशल मीडिया पे, उसको देखकर इसके किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कभी भी सही नहीं रहता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें टेलीग्राम पर पूछ लेना, वरना हमारा इंस्टाग्राम हैंडल तो है ही, कुछ भी अपडेट आती है तो वो हम इंस्टाग्राम पर दे देते हैं और बहुत ही कम फॉलोअर्स है, तो वहां पर अगर आप जाकर कुछ सपोर्ट दिखा देते हो तो वो एक अच्छी बात हो जाएगी। आपको भी रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहेगी अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर हो तो। We will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing, and keep growing.